Hello. Let me introduce my interview. Hi everyone. So today we have with us Sidnam's के students and I remember his face because he's from Thane branch. वो I'm part-time faculty at Thane and Thane branch. right now faculty as well Thane में. Visiting faculty. Okay, मेरे को पता नहीं था ये, sorry. So he was earlier our student as well. पहले student था ना, I remember that. तो yeah, because seating का सारा team is from the students only. So I want to talk about your strategy, especially I've requested them to give me students who cracked the exam in 30-40 days, because now we got around 30-40 days का time. So what was yours? Because Indian student पढ़ता पहले से, लेकिन सीरियस एंड में आके होता है, स्पेशली व्हेन कैट का रिजल्ट आया, सबका रिजल्ट आने के बाद एक बार तो लगता है कि अब बस अभी हम कुछ करके दिखाएंगे. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, व्हाट वाज योर प्लान? So I was good in maths and LR, but verbal was a problem. So I think sir, we talked once in a class. So I asked sir that I am good in maths and I can score around 45 marks in 45 marks in out of 50. So maths is not a problem. Apart from that, my logic is also strong, so I can work on that. But verbal में score 20 से अपनी ज़्यादा है. So क्या किया जाए? So सर ने 2-3 सजेशंस दिए कि बेसिकली अगर मैं वर्बल कम्प्लीटली लीव करता हूँ तो वो बेटर ऑप्शन नहीं होगा. सो उसके लिए वर्बल में जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक वर्बल के इजी क्वेश्चंस यानी कि ग्रामर आता है, उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, उसके बाद ऑड वन है, पैराजम्बल है, इतने डिफिकल्ट नहीं होते तो आप क्रैक कर सकते हो. फिर आरसीस आती है. सो आरसीस में भी आप क्या कर सकते हो, स्कीमिंग कर सकते हो, इजी टॉपिक्स है वो सिलेक्ट कर सकते हो. और उस कोई आपके इंटरेस्ट का आरसी आ गया, सपोज कोई पैसेज है, वो पैसेज के बारे में आपने पहले कभी स्टडी की हो या वो आपसे कुछ रिलेट करता हो तो आप उसे इजीली समझ सकते हो. सो वैसे कुछ आरसीस देखिए, अगर आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो तो वो आपके लिए ईजी रहेगा. सो ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज थी, कुछ जी स्ट्रेटजीज वगैरह थी, जैसे कि कुछ शॉर्टकट्स मैथ्स के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मैथ्स में भी 45 स्कोर करना डिफिकल्ट था, क्योंकि इनिशियल फेज में तो इतने मार्क्स नहीं आते हैं. सो मैथ्स के लिए बेसिकली क्या था कि जी स्ट्रेटजीज वगैरह थी. अपार्ट फ्रॉम जी स्ट्रेटजीज कुछ कॉन्सेप्ट थे, कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि जो मैथ्स में डेफिनेटली आते हैं और इजी स्कोर होते ही हैं. सो आप सबको पता होगा DIDS आता है एग्जाम में, इजी है, स्कोर भी होता है. सीरीज आते हैं, अप्रोक्सीमेशंस आते हैं, उसके बाद डाटा सफिशिएंसी आता है. ये कुछ इजी टॉपिक्स है मैथ्स में जो इजी और कम टाइम फ्रेम में सॉल्व सकते हैं. और यहाँ पर आप मतलब कि अगर ये आप ज़्यादा इतने कम टाइम में सॉल्व करोगे आप स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो. फिर मैथ्स में मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता था, क्योंकि मेरा पूरा मैथ्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा है. 10th में आई स्कोर 147 आउट ऑफ 150. सो मैथ्स स्ट्रॉन्ग था. बट एक वर्बल का इशू होता था कि वर्बल में मेरा हमेशा वर्बल की वजह से मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है. अगर मैं मैथ्स स्कोर कर लूँ, मैं LR स्कोर कर लूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि इनमें ये स्कोर आ रहा है तो मेरे पास टाइम फ्रेम बच रहा है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड 150 मिनट्स से 200 क्वेश्चन है. सो मैं अगर स्कोर भी कर रहा हूँ इन दोनों सब्जेक्ट में ज़्यादा, तो मेरे पास ओवरऑल टाइम नहीं बच रहा है कि मैं मेरे मार्क्स को मैक्सिमाइज तक पहुँचा सकूँ कि मेरा कोई अच्छा कॉलेज कन्वर्ट हो जाए. सो उसके लिए मैंने सर से बात किया था. तो जी स्ट्रेटेजीज वगैरह लास्ट के 45-50 डेज थे. सो जी स्ट्रेटेजीज वगैरह उनके ऊपर क्वेश्चंस प्रिपेयर करना. सो कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो लॉजिक के थ्रू. सो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया. और फिर एक डेली हैबिट थी जो सर बोलते थे कि ओके. सो माय नेम इज़ आकाश राठी. आई स्कोर 99.62 इन CET 2023. तो बेसिकली एक चीज़ जो सबसे कंपलसरी है CET के लिए वो है आपका कंसिस्टेंट होना. क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि जो कंटिन्यूस 1 डे में 10 आवर्स 12 आवर्स स्टडी कर लेंगे, बट आफ्टर दिस 10 एंड 12 आवर वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाएंगे और 2-3 दिन तक स्टडी नहीं होगी. और यहीं पर ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अगर आप एक फिक्स शेड्यूल पे कंटिन्यूटी बनाते रखेंगे तो जब तक CET आएगा आप ऑलमोस्ट सब कुछ प्रिपेयर भी कर चुके होंगे या तो गो थ्रू कर चुके होंगे, और वो कमांड है ना टॉपिक के ऊपर, अदरवाइज उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका बना होगा. सो कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उस एक फैक्टर को मैं बोलता हूँ कि आप हमेशा साथ में लेके चलिएगा. प्रैक्टिस तो आपको कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आप बुक से सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग फेज में सीखने के लिए, बट एग्ज़ाम आपका ये कंप्यूटर बेसिस पे होने वाला है.
सो टॉपिक टेस्ट एंड मॉक्स भी इतने ही इम्पोर्टेंट है. सो मैं जब मेरे लास्ट 45 डेज थे, सो मैं ईच अल्टरनेट डे एक मॉक देता था. और फिर मॉक के अलावा टॉपिक टेस्ट में कैसा करता था कि मैंने जब मॉक दिया, सो मॉक में मैंने ये देखा कि मुझे अराउंड सपोज 135 मार्क्स आए हैं. सो पहले तो मैं ये क्वेश्चंस देखता था कि मैंने जितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं, मैंने कितने टाइम फ्रेम में किए हैं. एवरेज आपको अगर आप आपको सीटी में ये जो मॉक्स रहते हैं उसमें आपको कंपैरिजन भी दिखाता है कि आपने एवरेज से कितना कम टाइम में किया है कितना. हाँ, तो मैं वो कंपैरिजन चेक करता था. मैं ये देखता था कि कोई मुझसे फास्ट कर रहा है तो कैसे कर रहा है, कोई अप्रोच. तो मैं फिर बाद में अगर कोई फास्ट कर रहा है तो मैं जाके नेक्स्ट डे फैकल्टी से पूछना कि सर इसमें कोई दूसरी अप्रोच मिल सकती है क्या, मैं इस अप्रोच से सॉल्व करता हूँ बट मुझे टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसी अप्रोच का कोई शॉर्टकट अवेलेबल है क्या. सो मैं यही करता था. मैं क्या करता था, टेस्ट दो, टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि मेरे कहाँ पर एक तो मार्क्स आ रहे हैं और वहाँ पर मैं कहाँ पर स्लो हूँ. मार्क्स आ रहे हैं बट मैं स्लो. कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे आते ही नहीं थे. सो वहाँ पर कैसा हो रहा था कि मैं लीव कर रहा था. सो मैं उन नए टॉपिक्स को भी साथ साथ में प्रिपेयर करने की सोचता था. उसके अलावा कुछ टॉपिक्स थे जहाँ पर मेरी मिस्टेक्स ज़्यादा होती थी और वो मेन टॉपिक है, क्योंकि वही टॉपिक आपको एक अच्छी कॉलेज में लेके जाएंगे. क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा कुछ, क्योंकि सीटी में 150 मिनट्स 200 क्वेश्चंस एंड 200 के 200 क्वेश्चंस कोई भी एक्चुअल में अटेम्प्ट नहीं करता है. तो कुछ क्वेश्चंस तो वैसे भी डेफिनेटली लीव करने ही थे. फिर मुझे ये पता चला कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स है जहाँ मैं रॉन्ग हो रहा हूँ. मैंने मॉक का एनालिसिस किया रेगुलर बेसिस पे. मैं मॉक देता था वीकली बेसिस, मतलब कि अल्टरनेट डेज पे, और उसका एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यार मेरा बाकी कुछ भी हो जाए, ज्योमेट्री में सर्कल का क्वेश्चन हमेशा रॉन्ग हो रहा है. अब मुझे ये ऑब्जर्व हो रहा है. एक मॉक में देखा सर्कल रॉन्ग, दूसरे में देखा फिर से रॉन्ग, तीसरे में देखा रॉन्ग. तो मतलब मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक यहाँ है कि मेरा सर्कल का कॉन्सेप्ट अभी तक इतना डेवलप ही नहीं हुआ है, राइट. सो उसे डेवलप करना पड़ेगा. तो मैं क्या करता था, फिर एक बार ब्रीफ में वीडियो देख लिया फास्ट स्पीड में, फिर एक टॉपिक टेस्ट दे दिया. सो एक टॉपिक टेस्ट दिया तो अराउंड 30 क्वेश्चंस आ गए मेरे पास. मैंने एक ओवरऑल पूरा सिनेरियो पूरा उसका सॉल्व कर लिया. फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट मॉक में ट्राई करता था कि लेकिन नेक्स्ट मॉक में मेरा स्ट्रेटेजी कैसा रहता था, नेक्स्ट मॉक में मेरा ना वो सर्कल का क्वेश्चन माइंड में रहेगा ही रहेगा कि अब मैं ना मॉक में सर्कल ढूंढूंगा कैसे. कि अब मैं जब कॉन्स में जा रहा हूँ तो मैंने देखा ना मेरा ये वीक पॉइंट था और मैंने इसको स्ट्रॉन्ग किया है, तो मैं डेफिनेटली वो मॉक में देखूंगा कि मैं अब मॉक में अगर आ रहा हूँ और लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर मॉक के प्रेशर के अंदर मैं उसे करेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ. सो मैं यही करता रहता था. लास्ट के 45 डेज तो मेरे टोटली रिगरस मॉक, टॉपिक टेस्ट और वही कंप्लीट रिवीजन. लास्ट के 15 डेज तो मेरे ख्याल से रिवीजन पे ही निकले, और बाकी 30-35 डेज अल्टरनेट डे मॉक्स, डेली टॉपिक टेस्ट वगैरह. और मेरे ख्याल से हाँ, थाने ब्रांच में मैंने बोला था कि मैं जब स्टडी करने बैठता था, सो आई यूज्ड टू प्रिपेयर 150 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक. और मेरा टारगेट रहता था, क्योंकि मेरा कॉन्ट्स और एलआर स्ट्रांग हुआ, क्योंकि मैं कॉन्ट्स के 150 क्वेश्चन एक टॉपिक के, एलआर के 150 क्वेश्चन एक टॉपिक के सेम डे पे 300 क्वेश्चन. मेरा मतलब ये मंत्रा था कि मैं खुद को बोलता था कि 300 क्वेश्चन ए डे आप जेबी चले जाओगे. सो इतने क्वेश्चंस मैं डेली बेसिस पर टॉपिक के प्रिपेयर कर रहा था. सो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे कुछ टॉपिक इतने स्ट्रांग हो गए कि मेरा मेंटल कैलकुलेशन से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं. मैथ्स में मेरा मैथ्स अगर मैं बोलूँ तो मैथ्स विदाउट पिकिंग अ पेन, सर के जी स्ट्रेटेजीज भी वैसे ही थे कि विदाउट पिकिंग अ पेन आप बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स के सॉल्व कर सकते हो. बहुत सारे क्वेश्चंस एलआर के भी ऐसे ही थे कि उनके जी स्ट्रेटेजी या उनके लॉजिक के थ्रू बहुत सारी जगह मुझे पेन पिक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कि वो लॉजिक और वो प्रैक्टिस ने मुझे इतना इम्प्रूव कर दिया कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ बिना कोई कैलकुलेशन या तो बिना कोई पेन पिक किया या कुछ लिखे. मेरा पूरा का पूरा कैलकुलेशन मेरे मेंटल में, मेरे माइंड में हो रहा है और उसी से मैं डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर पा रहा हूँ. सो लास्ट 45 डेज का यही था मेरा स्ट्रेटेजी. ओवरऑल सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर करो. कोई भी टॉपिक, मेरा टारगेट था, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे से कोई टॉपिक छूट जाए. मैं एब्स्ट्रैक्ट में वीक था. वीक मीन्स कि एब्स्ट्रैक्ट सबसे इजी टॉपिक है, बट मुझे एब्स्ट्रैक्ट में सबसे कम मार्क्स आते थे. सो मुझे एब्स्ट्रैक्ट में अराउंड आते थे 12, 13, 14 मार्क्स. दैट्स इट. ये मेरी लिमिट थी एब्स्ट्रैक्ट की. तो मैंने सोचा कि इसको एंड में बढ़ा सकते हैं. सो इसलिए मैंने फोकस मैथ्स पे रखा और लॉजिक पे रखा. वर्बल को मैंने ना कैसे कि मुझे जब पता चला कि वर्बल इम्प्रूव किए बिना मैं टॉप 5 में मुश्किल है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बट
चांसेस मेरे थोड़े कम हो सकते हैं टॉप 5 के लिए। तो मैंने वर्बल के इम्प्रूवमेंट के लिए आरसीएस को अगर मुझे अच्छे से सॉल्व करना है, मैंने तो सबसे पहले ये कर लिया था, मैंने पूरा का पूरा शेड्यूल है ना रट्टा मार लिया था। पूरा का पूरा शेड्यूल मीन्स कि पूरा का पूरा सिलेबस, कि अगर मैं मॉक दे रहा हूँ तो मैं मॉक में ऑब्जर्व करता था कि क्वेश्चन क्या आया है। सो मुझे ये तक पता था कि अगर क्वेश्चन आएगा सो इनपुट आउटपुट आएगा लॉजिक में, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, डायरेक्शन सेंस आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा। तो मैं ये सब क्वेश्चंस मेरे माइंड में पहले से फ्रेम रहते थे। मेरे को पता है कि मैं अभी तक गया हूँ, ब्लड रिलेशन आया नहीं है, ब्लड रिलेशन आएगा। और मुझे ये भी पता है कि ब्लड रिलेशन ईजी रहने वाला है, क्योंकि ब्लड रिलेशन आप कुछ भी कर दीजिए इतना डिफिकल्ट तो होने लगे, मोस्टली ईजी रहता है और सॉल्वेबल होता है, एग्जाम टाइम पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। सो वो पूरा का पूरा है ना अपना जो ये सीईटी का जो 200 क्वेश्चन मार्क का 200 क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वही पैटर्न मैंने मेरे माइंड में है ना पूरा रन करना स्टार्ट कर दिया फर्स्ट डे से, कि ये पैटर्न है, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मुझे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया ना, ये पैटर्न मेरे माइंड में है ना और ब्रॉड होता गया, कि जैसे स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा, बट अब मेरे माइंड में पर्टिकुलर टॉपिक के साथ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं वो भी मेरे माइंड में माइंड मैपिंग हो रहा था। सो मुझे ये भी समझ आता कि यार ये क्वेश्चंस ये टाइप के आते हैं, तो वो माइंड में ही क्वेश्चन बन रहे हैं, माइंड में ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो माइंड मैपिंग मुझे बहुत हेल्प कर रहा था उस टाइम पे। सो ऐसी कुछ स्ट्रेटेजीज थी, माइंड मैपिंग था, कंसिस्टेंसी थी, सारे के सारे टॉपिक को प्रिपेयर करना, यानी कि सारे टॉपिक्स के बेसिक प्रिपेयर करना। और प्लीज़ एक चीज़ है कि ऑनलाइन टेस्ट यानी कि एग्ज़ाम आपका मोस्टली ऑनलाइन होने वाला है, सो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह वो मत भूलिएगा। रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट दीजिए, मॉक्स दीजिए। मैं अभी भी ब्रांच में जाता हूँ तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि मॉक्स और टेस्ट मत छोड़िए, वो आपका पूरा रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप हैबिचुअल हो, सो कोई भी कंडीशन आ जाए आप थोड़े से फॉल्टर होंगे बट आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर जाएगी। लेकिन अगर आप हैबिचुअल ही नहीं हो, और आपको तो पता होगा सीईटी कैसा सडन शॉक्स देता है, सो अगर आप हैबिचुअल हो तो ये सडन शॉक आप सहल हो गए। लेकिन अगर आप हैबिचुअल ही नहीं हो ना, तो वहाँ पर कैसा है कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पूरा का पूरा है ना जो परफॉर्मेंस है ना वो गिर जाता है। सो यही है कि कंटिन्यूस प्रिपरेशन और फोकस ये कीजिए कि कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे, आपको धीरे धीरे सब चीज़ें समझने लगेगी। और लास्ट 45 डेज है, तो 45 डेज एक अच्छा टाइम फ्रेम है अगर आप सीरियसली अभी से स्टडी स्टार्ट करते हैं। और अभी से मतलब कुछ तो कॉन्सेप्ट आपने अभी तक अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर किया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो बहुत ही इनफ टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। गुड इवनिंग गाइस। अच्छा लग रहा है, इतने लोग सेंचुरी में बैठे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। सो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरे बारे में। सो आई एम रोहन सारंगधर एंड आई हैव स्कोर्ड दिस ईयर, आई हैव स्कोर्ड 99.85। सो दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को 99 के ऊपर ही आए थे, बट आई वाज नॉट एबल टू कन्वर्ट द कॉलेज दैट आई वांटेड, तो मैंने गैप लिया एंड देन मैं वापस प्रिपेयर करता रहा। सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट द टोटल ड्यूरेशन ऑफ माई प्रेप। तो फर्स्ट टाइम दिया था, मुझे इतना कुछ सीरियसनेस नहीं था, मैं ज़्यादा कैट के लिए ही प्रिपेयर किया था। सीईटी में सोचा क्या 1 महीने में है सीईटी, रजिस्टर कर दिए, दे देता हूँ, इतना प्रेप किया ही नहीं था मैं। तो मैं दिया, मेरे को ढंग का परसेंटाइल है, मेरे को पता भी नहीं था क्या परसेंटाइल से क्या कॉलेज मिलता है। सो मैंने दिया कुछ तो, एंड मैं फिर बाद में जाके देखा कि मेरे को ऐसे कॉलेज चाहिए जो एटलीस्ट टॉप 3 कॉलेज तो चाहिए ही मेरे को, वरना देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग MBA। एटलीस्ट दैट्स माई ओपिनियन, एवरीवन कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो मैं 1 साल गैप लिया। अभी तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे 1 साल गैप लिए तो पूरा साल पढ़ा रहेगा। ट्राई तो मैंने किया था पूरा साल पढ़ना, बट सीरियसनेस मेरे को आया लास्ट 3 महीने। तो लास्ट 3 महीने में मेरे को सीरियसनेस आया, तो ये नहीं कि मैं पढ़ाई करती, तो देखिए मैं मॉक्स खरीदा। फिर मॉक्स खरीदने के बाद पूरा टाइम पास किया मैंने 2 महीने में, लास्ट 3 मंथ में 2 महीने में 2 मॉक दिए, नॉट किडिंग। फिर 1 महीना बचा मेरा, तो 1 महीने में तो अभी मुझे टेंशन आने लग गया कि मैं गैप लिया, पेरेंट्स से ये वो हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। यू गाइस हैव 45 डेज है, 1 महीने से तो थोड़ा ज़्यादा ही है, तो तुम लोग बहुत अच्छे से प्रेप कर सकते हो। सो डोंट वरी इफ यू थिंक, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर नॉट, बट इवन इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ यू कैन ईजिली गेट अबाउट 99%। क्योंकि मैं जब स्टार्ट किया था ना, मेरे को बेसिक चीज़ें भी नहीं आ रहे थे, जो मैं लास्ट ईयर पढ़ा था वो भी भूल गया था। मैं सिलॉजिज्म का क्वेश्चन लिया, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 3 रॉन्ग है।
सोचा क्या हो रहा है ये। तो डोंट वरी अबाउट इट। मैं जस्ट इतना बोलूँगा कि मेरे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलूँगा, ये दो चीज़ों का ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी 45 डेज ही है, तो सब बेसिक से पढ़ना चालू मत करो, सीधा मॉक्स दो। बहुत टाइम वेस्ट होगा बेसिक से पढ़ना चालू करोगे, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, तो टाइम सेव करो, मॉक्स दो। सो आई गेस मोस्ट ऑफ यू एक दो तो मॉक दिया ही रहेगा ना, लाइक व्हाट इज़ द सिनेरियो, लाइक कितना भी दिए होंगे। सो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, हाथ ऊपर करना है, मैं किसी को ये नहीं खड़ा करके पूछूंगा नहीं, तो फील फ्री टू रेज हैंड। सो मॉक होता है 2.5 आवर्स का। कितने लोग का एनालिसिस 2.5 आवर्स से ज़्यादा जाता है? वेरी गुड यार, और आधे लोगों ने हाथ ऊपर किया, इसमें एक्चुअली वेरी ग्लैड। बिकॉज क्या होता है कि लोग मॉक देते हैं, बोलते हैं मैं एनालाइज कर रहा हूँ, क्या करते हैं देखते हैं इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने, करेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए, 20 मिनट में एनालाइज करते हैं। सेकंड मॉक देते, जो फर्स्ट मॉक में गलती की वही सेकंड मॉक में गलती करते। सीखा क्या? मॉक से क्यों दे रहे हो, राइट? तो जो लोग ने हाथ खड़ा नहीं किया, तो मैं बोलूँगा तुम लोग मॉक्स ही क्यों दे रहे हो? अगर मॉक 1 में गलती की, मॉक 2 में गलती की, मॉक 3 में गलती की, 3 मॉक दे के पैसे बर्बाद नहीं की क्या? जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो एनालिसिस लिटरली मेरा 6 घंटे का होता था, आई एम नॉट किडिंग। मैं इतने मॉक्स दिए नहीं, मैं कितना 1 महीने में था, मैं कुछ 12-13 मॉक्स ही दिए, बट मैं एनालिसिस में निचोड़ देता था पूरी। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लोगों को लगता है 40-50 मॉक दे रहा हूँ, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि तुम लोग 12 मॉक दोगे, ढंग से दोगे, एनालिसिस अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। तो एनालिसिस में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 2 चीज़ें, एक तो तुम करते ही हो, इनकरेक्ट कितने हैं, मगर वापस हाथ खड़ा करो, कितने लोग करेक्ट क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं? बहुत कम लोग। तो करेक्ट क्वेश्चन में एनालिसिस क्या होता है, कितना टाइम ले रहे हो। तो सपोज करेक्ट क्वेश्चन आपने करेक्ट किया, सिंपल क्वेश्चन था, बट इफ़ यू स्पेंड 2.5 मिनट्स डूइंग इट, इट्स पॉइंटलेस। तो इसमें 2 सिनेरियो, इधर तुम्हें वो क्वेश्चन आता ही नहीं था, तुमने टाइम पास किया, या फिर वो क्वेश्चन बहुत हार्ड था।